साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर आज आपके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी वाला ये वीडियो। खास करके हमारे जो डेयरी फार्मर किसान भाई हैं, जो किसान भाई गाय भैंस पालन पे काम करते हैं, हमारे पास बहुत सी क्वेरी आती है कि सर डेयरी फार्मिंग पे या गाय भैंस पालन पे कोई सब्सिडी की योजना है या नहीं। तो उन सभी तमाम किसान भाइयों के लिए ये वीडियो है। और बकरी पालक करने वाले किसान भाई भी डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हैं। आप में से बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो डेयरी और गोट्री का या एनिमल हस्बेंड्री पूरा कंपोनेंट एक साथ में करते हैं। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम जो है, इसके तहत ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में इस योजना की शुरुआत की थी और फिर 2021-22 के अंदर इसमें कुछ संशोधन करके इस स्कीम को पुनरावर्तित किया था। उसके 2021-22 से ये स्कीम है सुचारू रूप से चली आ रही है और 2026 तक अभी तक इस योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी गई है। हो सकता है उसके बाद में भी 2026 के बाद में भी इस स्कीम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ये योजना, जिसके अंदर कोई भी किसान या कोई भी पशुपालक गाय भैंस पालन पे या डेयरी फार्मिंग पे कोई काम करता है तो उसके लिए 50 लाख रुपए से लेकर के और 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी की इस ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्कीम के अंदर सब्सिडी की योजना है। तो अपन डिटेल में इसमें आगे साथ ही साथ में बात करते हैं। और मैं बेसिकली पहले बता दूं कि भारतीय नस्लों पे इसके अंदर अपन फार्म स्थापित कर सकते हैं। गाय की लगभग 53 नस्लें हैं, 53 नस्लें हैं भारत के अंदर जिस पे अपन काम कर सकते हैं, जिसे स्वदेशी नस्ल कहते हैं। और भैंस की लगभग 19 नस्लें भारत के अंदर है जो स्वदेशी नस्ल हैं, जिन पे अपन काम कर सकते हैं। तो आप चाहे साहिवाल गाय पे करें या थारपारकर गाय पे करें, कांकरेज पे करें, नागौरी पे करें, हरियाणवी गाय पे करें या गिर गाय पे करें या देवनी गाय पे करें, किसी भी गाय पे कर सकते हैं। या भैंस के अंदर मुर्रा पे, जाफराबादी पे, नीली रावी पे, भदावरी पे, किसी भी भैंस की नस्ल पे इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली आइए साथियों अपन इस स्कीम के बारे में आगे डिटेल में जानकारी लेते हैं। ये स्कीम एनडीडीबी के द्वारा इसकी जो एजेंसी है, इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है आनंद गुजरात के अंदर, वो इस स्कीम को कंप्लीटली देखता है। आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो वहीं से सारी की सारी प्रोसेस एनडीडीबी के द्वारा इसकी होती है। इस स्कीम के अंदर 50% कैपिटल सब्सिडी पशुपालकों को या किसान भाइयों को डेयरी फार्मिंग करने के लिए या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म करने के लिए दी गई है, जिसके अंदर 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है। तो या बेसिकली अपन यूं कहें कि यदि कोई किसान 200 भैंसों पे या 200 गायों पे डेयरी फार्म करना चाहता है तो उसके लिए टोटल 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा और उसकी 50% सब्सिडी यानी 2 करोड़ रुपए उसमें सब्सिडी है। जबकि देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे या तो हिली एरिया है या बिल्कुल ड्राई एरिया है या नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, वहाँ पे छोटी स्कीम भी इसके अंदर केंद्र सरकार ने दोबारा से शुरू कर दी। उसके अंदर 50 गायों पे या 50 भैंसों पे यदि कोई किसान भाई या कोई पशुपालक डेयरी फार्मिंग का या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का काम करता है तो उसके लिए 50 लाख रुपए सब्सिडी है। यानी 200 गायों पे 2 करोड़ रुपए सब्सिडी है और 50 गाय या 50 भैंसों पे 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। इसके अंदर राजस्थान के कम से कम 12 से 15 जिले ऐसे हैं जो इस स्कीम में 50 गायों या भैंसों के लिए आते हैं। हरियाणा के भी 2 से 3 जिले हैं जिसमें महेंद्रगढ़ और भिवानी जिला आता है। राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जो हिली एरिया है राजस्थान का, जो जिसमें उदयपुर क्षेत्र जो आता है, इस क्षेत्र के लिए ये स्कीम है वो 50 पशुओं पे भी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। तो क्योंकि सबसे बड़ा इशू था कि ऐसे रीजन जहाँ पे छोटे किसान है या जहाँ पे किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी कमजोर है तो वो किसान 200 गाय या 200 भैंसों पे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 50 गायों पे या 50 भैंसों पे इसके अंदर प्रावधान है वो किया है। साथ ही साथ के अंदर
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50% सब्सिडी इसके अंदर गवर्नमेंट दे रही है और बचा हुआ जो 50% पैसा है वो किसान बैंक के माध्यम से लोन लेकर के और लगा सकता है। और टोटल प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा किसान को खुद लगाना होता है यदि अपन लोन लेते हैं तो। और यदि कोई किसान ये कहता है कि नहीं मेरे पास तो पैसा खुद के पास काफ़ी है, मैं पूरा का पूरा पैसा खुद लगा सकता हूँ, तो भी किसान को 37.5% से ज़्यादा पैसा इसके अंदर नहीं लगाना होता। 12.5% का लोन अपने को लेना पड़ेगा। यानी एनएलएम स्कीम की तरह नहीं है कि 50% अपन खुद लगाएं और 50% सब्सिडी मिल जाएगी। यानी इसके अंदर अपन कम से कम 10% पैसा किसान को लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 37.5% तक पैसा किसान लगा सकता है। मिनिमम आपको 12.5% जो होगा वो बैंक से लोन या किसी भी वित्तीय संस्था से अपने को लोन लेना होगा। तो इस तरह से इसके अंदर अपन कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग ज़िले हैं जहाँ पे ड्राई कंडीशन है, जहाँ हिली एरिया है, वहाँ पे ये स्कीम 50 गायों या 50 भैंसों के लिए भी शुरू की गई है। इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, क्यों ये स्कीम शुरू की, इसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहला ये है कि डेयरी फार्मर्स के अंदर या गाय भैंस पालन करने वाले किसानों के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, ताकि वो किसान गाय भैंस पालन के माध्यम से भी उद्यमिता स्थापित कर सके, अपना रोजगार पैदा कर सके। दूसरा, अच्छी ब्रीड के ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म तैयार करना। जैसे मुर्रा ब्रीड के बारे में अपन सब साथी जानते हैं, तो अच्छी अच्छी ब्रीड के ऊपर किसान काम करे ताकि अच्छा जर्म प्लाज्म है वो कंजर्व रह सके। और यदि अपन बात करें कि साइंटिफिक तरीके से यानी वैज्ञानिक तरीके से किसान या पशुपालक है वो डेयरी फार्म का काम कर सके, तो इस तरह के 3 से 4 इस ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंदर किया गया है, इसके अंदर अलग अलग गवर्नमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। अब सबसे मेन बात ये आती है कि कौन ये कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो कोई भी इंडिविजुअल फार्मर अपने नाम से कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, आपके फादर कर सकते हैं, आपका बेटा कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल फार्मर कर सकता है, यानी अकेला व्यक्ति कर सकता है। यदि आप स्वयं सहायता समूह बना करके करना चाहते हैं कि हम 10 लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे बोलते हैं, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादन संगठन आपका बना हुआ है तो आप किसान उत्पादन संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद में यानी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि आपकी बनी हुई है तो आप कर सकते हैं। और सेक्शन 8 के थ्रू यदि कंपनी आप लोगों ने रजिस्टर्ड करवा रखी है या किसानों ने कोई ऐसी कंपनी सेक्शन 8 के थ्रू रजिस्टर करवा रखी है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पर इसमें कुछ एक कंपनी या कुछ एक फर्म ऐसी हैं जो नहीं कर सकते, उस पर अपन यदि बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज यदि कोई है तो वो इसके अंदर नहीं कर सकती। या तो कंपनी आपकी सेक्शन 8 के थ्रू रजिस्टर्ड होनी चाहिए और यदि आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप नहीं कर सकते। फिर पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं कर सकते, एनजीओ के अंदर नहीं कर सकते। कई बार कोई एनजीओ होता है तो वो कहता है कि हम कर सकते हैं क्या, नहीं, एनजीओ इसमें नहीं कर सकता। फिर गौशाला नहीं कर सकती। ये इसमें सबसे बड़ा है कि गौशालाओं पे भी गायों पे जो काम हो रहा है तो गौशाला इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। तो ये कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ कर सकते हैं, यानी बेसिकली यूँ कहें कि कोई भी किसान इसके अंदर कर सकता है। अकेला यदि आवेदन करना चाहता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, यानी इसके लिए पात्रता, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, किसान के पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के अपने को 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक की जो सहायता राशि या सब्सिडी मिल सकती है। सबसे पहला तो ये है कि 200 गायों के लिए यदि कोई किसान अप्लाई करना चाहता है तो उस केस में 5 एकड़ लैंड आपके पास में होनी चाहिए, यानी 5 एकड़ लैंड होनी चाहिए। और एक जगह हो या ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, यानी आपकी 3 एकड़ एक जगह है, 2 एकड़ एक जगह है तो चलेगा, पर 2 से ज़्यादा टुकड़े आपकी ज़मीन के नहीं होने चाहिए। ऐसे ही यदि कोई छोटी यूनिट लगाना चाहता है, कोई 50 गायों पे या 50 भैंसों पे लगाना चाहता है तो उस केस के अंदर 1 एकड़ ज़मीन आपके पास में होनी
आवश्यक है। और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टुकड़ों में हो सकती है, या तो आपकी एक जगह हो तो सबसे बेटर है, नहीं तो आपकी आधा आधा एकड़ 2 टुकड़ों में भी हो सकती है। यदि किसान के पास में खुद की ज़मीन नहीं है, अब ये तो थी कि जब आपकी खुद की ज़मीन है, यदि आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो आप रजिस्ट्री लीज पे ज़मीन है वो ले सकते हैं आपके किसी दूसरे सदस्य से। आपके किसी रिलेटिव से भी आप ज़मीन लीज पे ले सकते हैं या किसी नॉन रिलेटिव से भी ले सकते हैं। पर उस केस में 10 साल की आपको रजिस्ट्री लीज बनवानी पड़ेगी, यानी 1 साल 2 साल से नहीं चलेगा काम, कम से कम आपको 10 साल की रजिस्ट्री लीज बनवानी पड़ेगी। दूसरा इसके अंदर सबसे मेन क्राइटेरिया है लैंड के बाद में नेटवर्थ सर्टिफिकेट। नेटवर्थ सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आपके पास में टोटल पूंजी कितनी है, यानी कोई 200 गायों के लिए अप्लाई करना चाहता है, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, तो उसके एवज में उस किसान को या उस पशुपालक को 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, नोटिफाई करवा करके इसके अंदर आवेदन के समय लगाना पड़ेगा। तो उसके अंदर आप अपना सोना है, चांदी है, जमीन है, प्लॉट है, गाड़ी है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो उसमें आप कर सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई 50 एनिमल पे करना चाहता है तो 50 एनिमल पे 50 लाख रुपए का नेटवर्थ सर्टिफिकेट अपने को बनवाना पड़ेगा। ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट जब अपन अप्लाई करते हैं उसी समय लगाना जरूरी है, तो नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें। ज़्यादातर जैसे 2 करोड़ रुपए सब्सिडी देख करके हर एक कोई किसान है ये देखता है कि मैं भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाऊँ, पर उसके एवज में आपके पास में सिक्योरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे पाएगी। बिना सिक्योरिटी के कोई भी लोन बैंक या गवर्नमेंट नहीं देती। आपका 10 लाख से छोटा यदि लोन है तो आपको मिल जाता है, जबकि 10 लाख से ये सभी लोन बड़े हैं तो उस केस में आपको सिक्योरिटी देने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में और अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपका आधार कार्ड नंबर जब आप आवेदन करते हैं तो उस समय चाहिए होता है, आपका पैन कार्ड नंबर उसके अंदर चाहिए होता है। ये इंडिविजुअल केस के अंदर यदि आप भरते हैं, अकेला किसान कोई करता है तो उस केस में चाहिए। यदि आप किसी कंपनी के थ्रू करते हैं तो उस केस के अंदर आपको जीएसटी नंबर चाहिए। पर यदि कोई किसान अप्लाई कर रहा है, मैं कर रहा हूं या आप अकेले कर रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर चाहिए होता है। उसके बाद में यदि आप किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं या आप संस्था के थ्रू कर रहे हैं तो उस कंपनी के या उस संस्था के डॉक्यूमेंट इसके अंदर चाहिएंगे। उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ों में से कोई एक, या तो आपने डेयरी फार्मिंग से संबंधित या गाय भैंस पालन से संबंधित आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और या फिर आप वेटनरी डॉक्टर से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा करके लगाते हैं तो भी वो उस कंडीशन के अंदर चलेगा। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ जिसके अंदर आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, तो उस केस के अंदर आप अपना कोई भी आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज जिस पे फ़ोटो लगी हुई होती है अपना, चाहे पहचान पत्र है या दूसरी कोई आईडी है, वो अपन इसके अंदर लगा सकते हैं। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना लास्ट, यदि किसी ने लास्ट 10वीं क्लास की तो वो 10वीं की मार्कशीट इसमें लगा सकता है। पर ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी ये नहीं है। एजुकेशन का सर्टिफिकेट ये कंपलसरी नहीं है, जबकि गाय भैंस पालन का अनुभव प्रमाण पत्र या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसके अंदर कंपलसरी है। इसके अलावा बैंक डिटेल के अंदर बैंक का नाम, आप किस बैंक से लोन लेंगे, आपकी ब्रांच का एड्रेस क्या है और उस ब्रांच का मोबाइल नंबर और उस ब्रांच का ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें अपने को लगानी पड़ती है। उसके बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन स्कीम के अंदर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, ठीक उसी तरह से इसके लिए भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। और इसके अंदर सबसे मेन ये है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनवाते हैं वो सीए से वेरीफाइड होनी चाहिए। आप किसी से भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं जिसके अंदर बेसिकली सारी डिटेल कि हम कौन सी ब्रीड पे काम करेंगे, कितने साल तक हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, क्या हमारा टारगेट रहेगा, क्या हमारा उद्देश्य रहेगा, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। कैसे कैसे हम पैसा रिफंड करेंगे, कैसे हमारी इनकम होगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। पर फाइनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए अप्रूव्ड होनी
चाहिए। तो या तो आप किसी सीए से बनवाएं, या आप खुद भी बनाते हैं, या अपने डॉक्टर से बनवाते हैं, तो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए अप्रूव्ड करवानी जरूरी है। इसके बाद में फंडिंग, आपको किस किस चीज़ों पे फंडिंग मिल सकती है या किस किस चीज़ों पे आपको सब्सिडी मिल सकती है। सबसे पहले आप शेड बनाते हैं, गायों का या भैंसों का आप शेड बनाएंगे, उस पे आपको सब्सिडी मिल सकती है। बच्चों के लिए आप काफ पेन बनाएंगे, उस पे सब्सिडी मिल सकती है। काविंग पेन जिसे बोलते हैं, यानी गाय या भैंस के ब्याने के लिए जो आप एक शेड या एक कमरा बनाएंगे, उस पे मिलती है। फीड एंड फोडर स्टोरेज के लिए आप 200 गायों के लिए या 50 गायों या भैंसों के लिए जो चारा का गोदाम बनाएंगे, उस पे भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। इसके बाद में आप एनिमल्स खरीदते हैं, उस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। पशुओं के बीमे पे आपको सब्सिडी मिलेगी। और कोई भी इक्विपमेंट यदि आप खरीद रहे हैं, चारा काटने की मशीन खरीद रहे हैं, तो उस पे भी सब्सिडी आपको मिलेगी। साथ ही साथ के अंदर आप अच्छा जर्मप्लाज्म एलाइट एनिमल्स जिसे कहते हैं, या बुल है, मदर है, प्रेग्नेंट हीफर आप खरीद रहे हैं, गाय खरीद रहे हैं, भैंस खरीद रहे हैं, तो इन सब पे आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब सबसे मेन बात ये आती है कि यदि इतनी अच्छी स्कीम है, इतनी इसके अंदर सब्सिडी है, तो अपन इसके लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आप जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहाँ पे आप जाकर के देखेंगे, इसकी पूरी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाकर के देखेंगे, तो भी आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन की गाइडलाइन मिल जाएगी। तो इसके लिए आप आवेदन करने के लिए एनडीडीबी की साइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप एनडीडीबी की साइट पे जाएंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम से आएगा। उस पे जब अपना मोबाइल नंबर लगाएंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो आगे आपकी ओपन हो जाएगी। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो एनडीडीबी के द्वारा फर्स्ट वेरिफिकेशन की जो स्टेप है वो की जाएगी। आपका फार्म ऑनलाइन चेक किया जाएगा, कोई कमी है तो आपको दोबारा से बताया जाएगा, यदि कमी नहीं है तो फिर उसकी पहचान करके और आपका जो संबंधित जिला होता है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ये भेजा जाएगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद में ये आप जो अधिकारी हैं वो आपके प्रोजेक्ट स्थल पे जाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद में फिर वापस एनडीडीबी के पास में वो एप्लीकेशन जाएगी, वहाँ से आपका स्वीकृत होता है या नहीं होता वो प्रोसेस होगा। उसके बाद में फिर स्वीकृत यदि हो गया आपका एनडीडीबी के माध्यम से, तो जिस संस्था से आप लोन ले रहे हैं, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो आपकी संबंधित बैंक के अंदर वो फाइल आएगी। फिर वहाँ से आपका बैंक लोन सैंक्शन ऑर्डर जारी करेगा, और लोन सैंक्शन ऑर्डर इसकी वेबसाइट के पोर्टल पे ही जारी होगा। फिर यदि लोन सैंक्शन ऑर्डर बैंक ने अपलोड कर दिया, फिर एनडीडीबी आपको वर्क ऑर्डर देगी और बैंक भी आपको वर्क ऑर्डर देगा। फिर आप आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपका इसमें जो सब्सिडी मिलती है वो 8 अलग अलग टुकड़ों में मिलती है, पूरी की पूरी सब्सिडी एक साथ नहीं दी जाती। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे ही टुकड़ों में आपको सब्सिडी मिलती जाएगी। तो वो जब आप कंप्लीट गाइडलाइन पढ़ोगे तो उस केस के अंदर आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ पाएगी। फिर जब आप यानी पहले सब्सिडी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिलना शुरू हो जाएगी, पर इसके अंदर आपकी जब आपने काम शुरू किया है शेड बनाने से लेकर के, और आपके फार्म में आपने 200 गायें आप लेकर के आ गए, और फिर उन 200 गायों में से कम 20 गायों ने जब बच्चे दे देगी, वो 20 गायें कम से कम, तब जाकर के आपकी सब्सिडी की जो पूरी मात्रा है वो आ पाएगी। यानी जो बची हुई सब्सिडी है लास्ट के अंदर आपकी फार्म में 10% गायों के बच्चे देने के बाद में आती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सब्सिडी पहले एक साथ में आ जाएगी, यानी धीरे धीरे सब्सिडी आएगी। तो मान करके चलिए, आज आपने शेड बनाना शुरू कर दिया तो आज से लेकर के 1.5 साल तक आपकी सब्सिडी आती रहेगी अलग अलग स्टेप के अंदर। क्योंकि सबसे बड़ा किसान के कन्फ्यूजन यही रहता है कि क्या सब्सिडी पहले मिलेगी, क्या सब्सिडी बाद में मिलेगी, या कब मिलेगी। जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे और जब तक आपके फार्म में 200 में से 20 गाय बच्चा ना दे दे, तब तक आपकी सब्सिडी आती रहेगी। लास्ट जो सब्सिडी की किस्त है वो आपके 10% गायों के बच्चे देने के बाद में आती है। अब इसके अंदर एक बेसिकली आप साथ में देख पा रहे हैं कि आप 200 गाय या 200 भैंस खरीदेंगे, या छोटा आपका प्रोजेक्ट है तो आप 50 गाय या 50 भैंस खरीदेंगे, तो उसके लिए आपको इसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी। और
सेकंड लैक्टेशन के अंदर इसमें ये नहीं है कि आप किसी भी एज का पशु खरीदेंगे, ये नहीं होगा कि आप पहली ब्यांत का पशु लेकर के आए हैं या आप बिल्कुल एज्ड पशु लेकर के आए हैं, वो नहीं होना चाहिए। सेकंड या हार्डली थर्ड लैक्टेशन का ही पशु आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप जब शेड बनाते हैं तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए तक का आपको शेड बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। गाय भैंस खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए तक का पैसा टोटल प्रोजेक्ट में से, और शेड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का पैसा। ऐसे ही छोटी यूनिट आप लगाते हैं तो 30 लाख रुपए तक का पैसा दिया जाता है। फिर आप आइसोलेशन शेड बनाते हैं, यानी कोई गाय बीमार हो गई, कोई भैंस बीमार हो गई तो उसको अलग रखते हैं, तो उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए इसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट में दिया जाता है। फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाते हैं तो उसके लिए अलग से 20 लाख रुपए है। आप फीड एंड फोडर के लिए गोदाम बनाते हैं, चारे का गोदाम बनाते हैं तो उसके लिए 40 लाख रुपए है बड़ी योजना में, और छोटी योजना में 10 लाख रुपए है। उसके अलावा यदि आप ट्रैक्टर खरीदते हैं लगभग 75 हॉर्स पावर का, यदि आप ट्रैक्टर खरीदते हैं, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट खरीदते हैं क्योंकि चारा उत्पादन आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। और यदि आप छोटा लगा रहे हैं, 50 गाय भैंसों के लिए लगा रहे हैं, तो उस पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए या इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। फिर आपके डेयरी इक्विपमेंट हैं, आप जैसे दूध को ठंडा करने के लिए, दूध की पैकेजिंग करने के लिए या दूध के अन्य प्रोडक्ट बनाने के लिए आप काम करते हैं, तो उस केस के लिए आपको 5 लाख रुपए की सहायता इसके अंदर दी जाएगी। फिर आप अपने शेड जो आपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आपने खरीदे थे, ट्रैक्टर खरीदा था, उसके लिए शेड बनाते हैं तो भी पैसा दिया जाता है। और आप चाफ कटर यानी चारा कटिंग के लिए मशीन खरीदते हैं तो भी उसके लिए 1 लाख रुपए तक का आपको इसके अंदर प्रावधान है। तो टोटल 4 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट बनेगा, तब जाकर के आपको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी आएगी, या छोटी यूनिट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट बनेगा तब जाकर के आपकी 50 लाख रुपए सब्सिडी आएगी। इसके अंदर सब्सिडी हमेशा फिक्स कैपिटल पे आती है, वर्किंग कैपिटल पे सब्सिडी नहीं आएगी। आप ये कहेंगे कि मैं 1 लाख रुपए का चारा लेकर के आया हूँ या 1 लाख रुपए का दाना लेकर के आया हूँ गायों को खिलाने के लिए, तो उस पे सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी जो वर्किंग कैपिटल है उस पे कभी नहीं मिलेगी। फिक्स कैपिटल जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं इस पे ही हमेशा सब्सिडी मिलती है, चाहे एनएलएम स्कीम की बात हो या राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम की बात हो। आवेदन करने के लिए मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, या तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, और या आप एनडीडीबी की वेबसाइट पे जाकर के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप हमारे स्क्रीन पे मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं जिसमें 7014767372 जो मोबाइल नंबर है, इनसे भी आप और ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि आप बनवा सकते हैं, या कैसे आवेदन करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है, और इसके अंतर्गत यदि कोई किसान भाई, यदि कोई पशुपालक 50 गाय या 50 भैंसों से लेकर के और 200 गाय या 200 भैंसों तक का प्रोजेक्ट यदि लगाता है, तो उस केस के अंदर उन्हें 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। और ये योजना पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। और आप जो स्वदेशी गाय हैं उन या स्वदेशी जो भैंस की नस्ल है उन पे किसी पे भी काम कर सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी किसी तरह की यदि कोई क्वेरी आप लोगों की रहती है या कोई शंका आप लोगों की रहती है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या अन्य कोई इशू रहता है, तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा कर के संपर्क कर सकते हैं। और स्वदेशी नस्लों का मैंने आपको बताया कि गाय की टोटल 53 ब्रीड है और भैंस की टोटल 19 नस्लें हैं। इनकी ज़्यादा जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप NBAGR की वेबसाइट पे जाकर के, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा के अंदर है, उसकी वेबसाइट पे भी जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं, या NDDB की वेबसाइट पे जाकर के भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद साथियों, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।